Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनिशियल कंडीशंस को। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनिशियल कंडीशंस को। डिफरेंट इक्वेशंस के सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं उनको भी गिवन कंडीशंस की हेल्प से डिटरमाइन किया जा सकता है और उन कंडीशंस को कहते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो तो उसके जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ वही डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंसीडर करेंगे जिनकी सिर्फ एक ही इनिशियल वैल्यू कंडीशन होगी। अब अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर है n, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे जो कि n इनिशियल वैल्यू कंडीशंस की हेल्प से फाइंड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 7 है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at any point of the curve is given by dy over dx is equal to 2x minus 2. Find the equation of the curve if y is equal to 0 when x is equal to minus 1. तो अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। अब हमारे पास dy over dx है 2x minus 2 के इक्वल। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 2 dx। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल dy दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 2x माइनस 2 dx। देन हमारे पास आ जाएगा y दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस c। अब हमारे पास गिवन कंडीशंस है y है 0 के इक्वल व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो अब हम y की जगह पुट कर देंगे 0 और x की जगह पुट कर देंगे माइनस 1। तो हमारे पास आ जाएगा 0 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस c। देन आ जाएगा 0 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस c और हमारे पास c आ जाएगा माइनस 3 के इक्वल। अब हम c इज इक्वल टू माइनस 3 को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। अब हमारे पास y आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हमारे पास c हो जाए 0 के इक्वल देन y आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये भी एक पैराबोला को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है हमारे पास दो पैराबोलाज हैं। दिस पैराबोला इज फॉर c इज इक्वल टू माइनस 3 और हमारे पास ये पैराबोला बनेगी जब c होगा 0 के इक्वल। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो एक सिस्टम ऑफ पैराबोलास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि एक दूसरे के वर्टिकली अबव या फिर बिलो होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व dy over dx is equal to 3 over 4 into x square plus x minus 3 if y is equal to 0 when x is equal to 2। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। dy over dx this is equal to 3 over 4 into x square plus x minus 3। अब हमारे पास dy आ जाएगा 3 over 4 into x square plus x minus 3 dx। अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
अब हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल dy दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 3/4 x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। देन हमारे पास आ जाएगा y दिस इज इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3x प्लस c। y is equal to x cube over 4 plus x square over 2 minus 3x plus c. Now applying the initial value condition, और हमारे पास y है 0 और x है 2, तो y की जगह आ जाएगा 0। दिस इज इक्वल टू 2 क्यूब ओवर 4 प्लस 2 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस c। तो हमारे पास c आ जाएगा 6 माइनस 2 के इक्वल, c इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हम c को पुट कर देंगे 2 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा y दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 minus 3x plus 2, or we can also write it as 4y this is equal to x cube plus 2x square minus 12x plus 8. So this is the final and required result. Next example number 9. A particle is moving in a straight line and its acceleration is given by a is equal to 2t minus 7. Part 1 है find v जो कि है velocity in terms of t if v is equal to 10 meters per second when t is equal to 0. Part 2 is find s which is the distance in terms of t if s is equal to 0 when t is equal to 0. अब इसका solution करते हैं। अब हमारे पास a है 2t minus 7 के equal। Now we know that acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. So a is equal to dv over dt. अब हमारे पास dv आ जाएगा a dt के इक्वल, a की जगह हमने पुट कर देना है 2t minus 7, तो हमारे पास आ जाएगा dv this is equal to 2t minus 7 dt। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग वी हैव इंटेग्रल dv दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 2t minus 7 dt। देन आ जाएगा इंटेग्रल dv दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटेग्रल t dt minus 7 इंटू इंटेग्रल dt। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा v दिस इज इक्वल टू 2 t स्क्वायर ओवर 2 माइनस 7 t प्लस c1, और यहाँ पे c1 एक कांस्टेंट है। देन आ जाएगा v दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 7t प्लस c1. This is equation number 1. Next हमने फाइंड करना है c1, तो उसके लिए हम इनिशियल वैल्यू कंडीशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग द इनिशियल वैल्यू कंडीशन, अब हमारे पास v है 10 और t है 0, तो हमारे पास आ जाएगा 10 दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c1 हमारे पास आ जाएगा 10 के इक्वल। अब हम c1 इज इक्वल टू 10 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 becomes v is equal to t square minus 7t
plus 10. So this is the solution of part 1. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है s को, जो कि है डिस्टेंस. We know that velocity is equal to rate of change of distance with respect to time. तो हमारे पास आ जाएगा ds over dt. देन हमारे पास ds आ जाएगा v dt. अब v है हमारे पास t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10. तो यहाँ पे v की जगह आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10. तो ds इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 dt. इंटीग्रेटिंग we have integral ds, this is equal to integral t square minus 7t plus 10 dt. then आ जाएगा integral ds, this is equal to integral t square dt minus 7 into integral t dt plus 10 into integral dt. देन हमारे पास आ जाएगा s, दिस इज इक्वल टू t क्यूब ओवर 3 माइनस 7 t स्क्वायर ओवर 2 प्लस 10 t प्लस c2. और यहाँ पे c2 एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमने फाइंड करना है c2. तो उसके लिए अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड इनिशियल वैल्यू कंडीशन. Applying the second initial value condition. अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन है s is equal to 0 when t is equal to 0. तो s और t की जगह हमने पुट कर देना है 0 को. तो हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस c2. तो हमारे पास c2 आ जाएगा 0 के इक्वल. अब हम c2 इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन 2 becomes s is equal to t cube over 3 minus 7 t square over 2 plus 10 t, which is the solution of part 2. So this is the final result. Next example number 10. In a culture, bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. If bacteria are 100 initially and are doubled in 2 hours, find the number of bacteria present 4 hours later. अब इसका करते हैं solution. Let P be the number of bacteria present at time t. Then now we know that bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dp over dt, this is equal to k into p, where k is greater than 0. और k यहाँ पे एक proportionality constant है. तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 over p
dp, this is equal to k dt। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग we have integral 1 over p dp, this is equal to k into integral dt। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ p, दिस इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस c1। देन हमारे पास p आ जाएगा e रेज टू द पावर k इंटू टी प्लस c1। This implies that p is equal to e raised to the power k into t into e raised to the power c1। अब हमारे पास e raised to the power c1 एक कांस्टेंट है, तो इसको पुट कर देंगे c के इक्वल। तो हमारे पास अब p आ जाएगा e raised to the power k t into c। p is equal to c into e raised to the power k into t। This is equation 1। अब हम इनिशियल वैल्यू कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग द गिवन कंडीशन दैट इज p is equal to 100 when t is equal to 0। तो हमारे पास आ जाएगा 100, दिस इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर k इंटू 0। देन आ जाएगा 100, दिस इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू द पावर 0। ई रेज टू द पावर 0 है हमारे पास 1 के इक्वल, तो हमारे पास c आ जाएगा 100 के इक्वल। अब हम c इज इक्वल टू 100 को यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग c is equal to 100 in equation 1, तो हमारे पास p आ जाएगा 100 into e raised to the power k into t। This is equation 2। अब यहाँ क्वेश्चन में ये बात मेंशन्ड है, if bacteria are 100 initially and are doubled in 2 hours, तो हमारे पास p हो जाएगा 200 के इक्वल। अब p will be 200 when t is equal to 2 hours। So equation 2 gives 200, this is equal to 100 into e raised to the power 2k। अब हमारे पास e raised to the power 2k आ जाएगा 200 over 100 के इक्वल। दिस implies that e raised to the power 2k this is equal to 2। दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2k दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, और हमारे पास k आ जाएगा 1 over 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब हमारे पास k की ये जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग k is equal to 1 over 2 into natural log of 2 in 2, तो हमारे पास आ जाएगा p is equal to 100 into e raised to the power 1 over 2 into natural log of 2 into t। p is equal to 100 into e raised to the power t over 2 into natural log of 2। Since e raised to the power natural log of x this is equal to x, तो हमारे पास अब p आ जाएगा 100 into 2 raised to the power t over 2। Now we have to find the number of bacteria present 4 hours later। तो उसके लिए t को पुट कर देंगे 4 के इक्वल। If t is equal to 4 hours, then
p हमारे पास आ जाएगा 100 into 2 raised to the power 4 over 2. p is equal to 100 into 2 raised to the power 2. p is equal to 100 into 4. अब हमारे पास p आ जाएगा 400 के इक्वल. So the number of bacteria present 4 hours later is 400. So this is the final result. Next example number 11. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 1470 centimeters per second. Neglecting a resistance, find part 1 है velocity of ball at any time t. Part 2 is distance traveled in any time t. Part 3 is maximum height attained by the ball. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये assume करना है जो v है that is representing the velocity of the ball at any time t. Let v be the velocity of the ball at any time t. Then by Newton's law of motion, we have dv over dt. This is equal to minus g. अब हमारे पास dv आ जाएगा minus g dt. Integrating, we have integral dv. This is equal to minus g into integral dt. Then आ जाएगा v. This is equal to minus g into t plus c1. This is equation 1 and this is equation number 2. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है C1. तो उसके लिए इनिशियल वैल्यू कंडीशन को अप्लाई करेंगे. गिवन दैट V is equal to 1470 centimeter per second when t is equal to 0. So अब हमारे पास आ जाएगा 1470. दिस इज इक्वल टू माइनस जी इंटू 0 प्लस C1 और C1 हमारे पास आ जाएगा 1470. तो अब हम C1 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. पुटिंग C1 दिस इज इक्वल टू 1470 इन इक्वेशन 2. और इसके अलावा हम यहाँ पे g को कंसीडर करेंगे 980 के इक्वल. तो हमारे पास v आ जाएगा माइनस 980 t प्लस 1470. नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 2. लेट h बी द हाइट of the ball at any time t. Then अब यहाँ पे ये जो h है ये है हमारे पास distance. Now we know that velocity is equal to rate of change of distance with respect to time. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dh over dt. dh over dt this is equal to v है हमारे पास
1470 minus 980 into t के इक्वल dh is equal to 1470 minus 980 t dt. Integrating, we have integral dh, this is equal to 1470 into integral dt minus 980 into integral t dt. then हमारे पास h आ जाएगा 1470 t minus 980 into t square over 2 plus c2. h is equal to 1470 into t minus 490 into t square plus c2. अब हमारे पास h है 0 के इक्वल when t is equal to 0. So we have 0, this is equal to 0 minus 0 plus c2. तो हमारे पास c2 आ जाएगा 0 के इक्वल. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम c2 इज इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में. पुटिंग c2 इज इक्वल टू 0 इन 3, तो हमारे पास आ जाएगा h दिस इज इक्वल टू 1470 इंटू t माइनस 490 इंटू टी स्क्वेयर. नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट 3. अब पार्ट 3 में हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट. अब मैक्सिमम हाइट तभी अचीव होगी जब वेलोसिटी 0 के इक्वल हो जाएगी. द मैक्सिमम height will be attained when v is equal to 0. That is, अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1470 minus 980 into t, this is equal to 0. और t हमारे पास आ जाएगा 1470 ओवर 980 के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 सेकेंड्स. अब हमारे पास ये जो h है इसमें हमने t को पुट कर देना है 3/2. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी फिर मैक्सिमम हाइट. thus द मैक्सिमम height attained in centimeters, this is equal to 1470 into 3/2 minus 490 into 3/2 raised to the power 2. This is equal to 2205 minus 1102.5 and this is equal to 1102.5. तो ये आ चुकी है हमारे पास मैक्सिमम हाइट. सो दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं और उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.8. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.